हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रिपल्स। और मैं आकाश गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ जो आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस वीडियो में अप्रिशिएट किया। उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए, अपनी सजेशंस दी। मैंने उन सबको पढ़ा है, ऑलमोस्ट सबको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो गाइस, जो हमने जैसे प्लान बनाया था, जो मैंने सोचा था कि हम क्या करेंगे कि अब देखो, आप मैक्सिमम ने आप सब ने कहीं ना कहीं से, किसी बुक से, किसी यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ी हुई है। अब टाइम आ गया है उनको रिवाइज करने का। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है या कम पढ़ा है, तो मैं एमसीक्यूज तो इस तरह से ला रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि मैं एमसीक्यू में मैं कोशिश करता हूँ वैरायटी लेता हूँ और मैं हर ऑप्शन को डिस्कस करूँ, ताकि इन द एंड ऑफ द डे मुझे भी पता है जब मैं तैयारी कर रहा था या एक कैंडिडेट तैयारी कर रहा होता है, कौन से इश्यूज होते हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसपे सबसे ज़्यादा डाउट आता है। जैसे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन सी है, ठीक है, इस टाइप के। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रूडेंस तो क्या बोलते हैं, उसका आंसर मैक्सिमम ने सही दिया है, सबने सही दिया ऑलमोस्ट। कंजर्वेटिज्म उसका आंसर है। और एक किसी का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्हें काफ़ी अच्छा लिखा था कि प्ले सेफ का क्या मतलब होता है कि आपको बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो मतलब कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही बोलता था कि आप जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है उनको माइंड में लेते चलो, बट कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसका जिक्र नहीं करो। वो हुआ तो आपका गुड लक, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। मैं आकाश गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लेकिन आज के लेक्चर में खास क्या है, मैंने कल आपसे सजेशंस पूछी थी कि किस टॉपिक में हम कितनी वीडियोस बनाए। लास्ट टाइम जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन थे, उनमें से 4 क्वेश्चंस लगभग पहले चैप्टर से ही आए थे, ठीक है गाइस। नियर अबाउट 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, 30 में से। तो इस बार भी ये हो सकता है कि क्वेश्चन का नंबर अच्छा है। और एक कंसेप्ट है पहले चैप्टर में जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। अब गाइस, होता क्या है कि कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिस पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा। वो एमसीक्यू से ही क्लियर होते हैं, या एमसीक्यू से होंगे, या आप उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखोगे, उनको आसान भाषा में समझोगे, डेली लाइफ के साथ रिलेटेड हो रहे, तभी समझ आएंगे। जैसे बच्चों को समझ नहीं आता कि मैं जो मैचिंग कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन इन तीनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस है। वो क्या है वो अभी हम देखेंगे जैसे हम एमसीक्यू करते जाएंगे। तो करते हैं अपने एमसीक्यू स्टार्ट। और एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक और चीज़ बताऊंगा कि जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में ट्रिपल एस के अवेलेबल है इन एमसीक्यूज़ की। हो सके तो आप पहले वहाँ से अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो, ताकि आपको पता चले आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आज की वीडियो में 12 एमसीक्यू रहेंगे, और साथ साथ में इस पीडीएफ का गूगल ड्राइव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आता है पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग साइकिल डजंट इंक्लूड। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग साइकिल में नहीं आता है। देखिए, जब भी अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है, IMRCSAC। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, एम का मतलब मेजरमेंट, आर का मतलब रिकॉर्डिंग जो कि जर्नल में होती है, सी का मतलब क्लासीफाइंग मतलब कि उनको अलग अलग करना जो कि लेजर में होती है। फिर आता है समराइजिंग, यानी कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आता है इनको एनालाइज करना, और सी से आता है कम्युनिकेट करना जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। देखो, बैलेंस शीट पढ़ना अकाउंटेंट्स को आ सकती है, आप क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़े हो आपको आ सकती है, बट एक आम बंदे को नहीं आएगी। तो जो आम बंदा होता है, आपकी कंपनी में शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, उसको आपने इस डेटा को इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट वगैरह जैसे भी आप बनाते हो वो बताना है। तो देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी आ गया, क्लासिफिकेशन भी आ गया, इंटरप्रेटिंग भी एक तरह से आ ही गया, ठीक है। मतलब इंटरप्रेटिंग यही हो गया, एनालाइज करना तो और कम्युनिकेट करना। डिसीजन मेकिंग जो है ये अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस, इसका ऑप्शन होगा बी, डिसीजन मेकिंग। आई होप आपका ये सही हुआ होगा। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक ओनर और बिजनेस ये दोनों डिस्टिंक्ट थिंग्स है, मतलब कि अलग अलग आइटम्स है।
क्योंकि जो ओनर होता है, अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, तो वो कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, दायित्व बनता है कि वो पैसा मुझे तुम्हारे वापस दे। कंपनी के ऊपर मेरे द्वारा दिया गया पैसा, जो मैं पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वापस करना है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर ओनर का पैसा, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, वो एक लाइबिलिटी बन जाती है। इसलिए ओनर की जो कैपिटल है, जो ओनर का जो पैसा है, उसको हम कैपिटल कैटेगराइज करते हैं और वो लाइबिलिटी बन जाती है। यदि जो कैश होता है वो कंपनी ने अपना कमाया होता है, इससे वो कंपनी का एसेट है। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस और ओनर जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, उनका पैसा भी अलग है। तो ये ठीक है। इसमें क्या है, नॉट ए फीचर, ध्यान से देखना बच्चे, ये नॉट शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे तो देखेंगे पहला बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, और इसको वो करेंगे, टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं जाना जल्दबाजी में। तो ये तो भाई नहीं हो रहा। पर्सनल अफेयर ऑफ ओनर शुड नॉट बी कंसिडर, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि यही है ना पर्सनल अफेयर, ओनर और बिजनेस है वो अलग अलग चीज़ है, यही सेपरेट एंटिटी है, लेकिन ये बोला नॉट। तो बिजनेस शुड नॉट बी डिजॉल्व इन नियर फ्यूचर, ये है, बिजनेस जो है वो नियर फ्यूचर में डिजॉल्व नहीं होने वाला है। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई और कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है ये? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। हम मानते चलते हैं कि बिजनेस की लाइफ जो है वो इनफाइनाइट है, हालांकि हर बिजनेस खत्म होता है, आज नहीं कल नहीं परसों, बट आपने ये मानते चलना है कि बिजनेस ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं आगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि अभी ही जस्ट हमने देखा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मे बी डिफाइंड एज, मे बी बेस्ट डिफाइंड एज, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसका ऑप्शन आता है डी, दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट डिजॉल्व इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल, यहाँ पे इसका ऑप्शन यही आएगा, बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे जो पहला जो है, दिस कंसेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, नहीं, वो मैचिंग कंसेप्ट बनाता है। दिस कंसेप्ट रिफ्यूजेस, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने कोई जो पैसा कमाया, जो रेवेन्यू अर्न किया, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जो आपके एक्सपेंसेस अटर हुए, इन दोनों को आपने मैच करना है, यानी कि एसेट जो है उसके साथ आपने लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड करना है। तो अब आप बोलते रेवेन्यू तो ये एक्सपेंसेस, बिल्कुल। अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं, मेरा एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ उस पर बच्चे एडमिशन से, तो बच्चे एडमिशन तब लेंगे जब मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा, जब मैं उसका मतलब कि कोई एड वैड दूंगा, कुछ बोर्ड बनवाऊँगा, ठीक है। तो ये मुझे एक्सपेंसेस अकर करने पड़ रहे हैं इसके लिए। तो ये जो एक्सपेंसेस मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। तो और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मुझे मैच करना है। तो पहला तो ऑप्शन भाई नहीं है, ये तो मैचिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है, दिस कंसेप्ट रिफ्यूजेस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये पीरियोडिसिटी है, ये भी नहीं आएगा। रिवाइजेशन कंसेप्ट भी होता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अनुसार कौन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब कि एक जैसे हर साल एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में 3 आती हैं, वो कौन सी 3 है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी क्या होती है? देखिए, एक जो कंपनी होती है, कंपनी में काफ़ी खर्चे होते हैं। अब 2 कंसेप्ट हमें समझने हैं, एक होता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ठीक है, और एक होता है मटेरियलिटी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मटेरियलिटी बोलता है कि भाई जो छोटे मोटे खर्चे हुए ना, जैसे आपने कोई एक, मेरे पास अब मेरी दुकान में कोई बंदा आ गया, ठीक है, मेरा अच्छा ग्राहक है, तो मैंने उसको चाय पिला दी, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँ बैलेंस शीट में। इन फुल डिस्क्लोजर बोलता है भाई अगर आपने 2 रुपये भी खर्चे किए हैं, चाहे बिजनेस के फ़ायदे करिए चाहे नुकसान करिए, उसको भी डिस्कस करो। मटेरियलिटी बोलता है छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर दो। तो इनमें से कौन सी मटेरियलिटी कंसेप्ट की एग्जांपल नहीं है?
पहला ऑप्शन क्या बोलता है, परचेज ऑफ पेंसिल रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। देखो अब एक पेंसिल खरीदी, पेंसिल कितने की होती है, 3 4 मैथ्स मैथ्स 5 रुपये की, 5 रुपये की पेंसिल को आपने स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, तो ये तो मटेरियलिटी कंसेप्ट नहीं ना आया, ये तो फुल डिस्क्लोजर है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर में हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। मटेरियलिटी होता, कंसेप्ट फॉलो हुआ होता तो ये चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती, क्योंकि छोटा सा ही खर्चा है। तो यही इसका ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डिस्क्लोजर कन्वेंशन, अब देखो वापस अब इसका उल्टा आ गया। अभी मैंने आपको बताया फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि भाई सारी चीज़ें बतानी है आपको, हर एक चीज़, चाहे आपने 1 रुपये की, 2 रुपये की, एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक जो खरीदा हुआ है, सब कुछ आपको बैलेंस शीट में आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए। तो डिस्क्लोजर कन्वेंशन का क्या मतलब है, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स विच कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल आपको इसमें हर कुछ सब कुछ बताना है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। कल मैंने एक्चुअल कंसेप्ट की भी बात की थी। ये होता है एक्चुअल बेसिस, एक होता है कैश और क्रेडिट बेसिस। एक्चुअल बेसिस क्या होता है, एक्चुअल बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक्चुअल बेसिस में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सपोज करो मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैंने मई में भी काम किया, जून में भी, जुलाई में भी, लेकिन मुझे अगस्त में, मई जून जुलाई अगस्त चारों की सैलरी मिल गई। सपोज करता हूँ मेरी सैलरी है पर मंथ 20,000, तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने की सैलरी मुझे अगस्त में 80,000 मिलती है। तो एक्चुअल कंसेप्ट क्या बोलता है, मैंने अपनी जो एंट्री है वो अगस्त में नहीं करनी 80,000, मैंने मई में ही 20,000 करनी है। क्यों, क्योंकि जो मुझे 80,000 अगस्त में मिल रहा है, उसके लिए, उस 80,000 को अर्न करने के लिए जो मैंने काम है वो 4 महीने किया है, तो 4 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मई में 20,000, मतलब कि जिस महीने में जितना काम किया उसकी जो सैलरी है वो उसी महीने में मैं एलोकेट करूँगा, चाहे वो पैसा बाद में मिले चाहे पहले मिले। तो व्हेन ट्रांजेक्शन अकर्स, मतलब कि जब आपने वो काम किया। अब उसके बाद आता है द बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट, मतलब कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि ओनर और बिजनेस वर्ड है वो किस में एप्लीकेबल होता है, वो सब में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने कहीं पे पढ़ा नहीं होता, तो इसको स्क्रीनशॉट मारना, इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तभी मैं बोलता हूँ एमसीक्यू देखा तो इससे भी आपका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग states that transaction is not recorded in the book of accounts unless it is measurable in term of money। वो ट्रांजेक्शन्स जिसको आप मनी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनको आप बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसलिए कौन सा कंसेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम है मोनेटरी यूनिट एजम्पशन। इसको हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, बाकी मैचिंग प्रिंसिपल अभी मैंने पीछे बता दिया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी यही लगभग सेम ही है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी यही बोलता है, एक्चुअल प्रिंसिपल की तरह ये, कि जब आपने पैसा कमाया तभी आपने उसकी एंट्री करनी है। मतलब कि आपने ये नहीं सोचना है कि मैं फ्यूचर में कमाऊंगा तो उसकी एंट्री मैं पहले करूँ, नहीं नहीं। और जब आपने कमा लिया, आपको पेमेंट नहीं हुई है, बट तब भी आप एंट्री कर दो, क्योंकि आपने वो पैसा रिकॉग्नाइज कर लिया, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, रियलाइज हो गया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को रियलाइजेशन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल। जैसे मोनेटरी यूनिट एजम्पशन को मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है, वैसे उसको भी। अब इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट लाइफ ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड्स। देखिए, एक अच्छा जो अकाउंटेंट होता है या अच्छी एक अकाउंटेंसी फर्म होती है, वो पीरियडिकली टाइम टाइम पे अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनाती है। अब जैसे बैंक्स होंगे, आपने देखा होगा जेके बैंक हो गया या आरबीआई हो गया, ये क्या करते हैं, क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट होता है, कई फर्म्स होती है वो एनुअली निकालती हैं कि हमने इस साल इतना पैसा कमाया, बट ये जो टाइम पीरियड है ना, ये हर साल एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप 3 3 महीने में करते हो तो 3 3 महीने में ही करना है, ये नहीं है कि पहली बार 3 महीने में किया फिर 6 महीने में, नो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कंसेप्ट होता है कि इक्वल टाइम पीरियड होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड एजम्पशन। दूसरा नाम क्या है, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी।
लेकिन याद नहीं भूलिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी है। अब एक फिक्स एसेट है जो कि $30,000 था, वो डेप्रिशिएट हुआ अपने एस्टिमेटेड यूजफुल टाइम पे 15 साल के लिए। इस एक्शन को आप ये किससे रिलेट करता है? देखिए, मैंने बताया जब आपने कोई चीज़ हुई उसके ऊपर जो खर्चे हुए वो उस चीज़ के साथ आपने मैच करने हैं, या उस चीज़ पे कोई नुकसान हुआ वो भी आपने मैच करते जाना है। तो इसमें क्या आएगा? मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, रेवेन्यू और उसका एक्सपेंस साथ साथ में आएगा। मोनेटरी यूनिट एजम्पशन नहीं आएगा। वो क्या होता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है। फूड डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं। हर एक चीज़ आपको शेयर करनी है फूड डिस्क्लोजर कंसेप्ट में, सब कुछ आपको डिस्कस करना है। अब द मॉडर्न एंटरप्राइजेस रिपोर्टेड ऑल एसेट इन द बैलेंस शीट एट करंट मार्केट वैल्यू, दिस एक्शन इज वाल्यूएशन ऑफ। मॉडर्न एंटरप्राइज क्या होता है? आपके जितने भी एसेट हैं बैलेंस शीट में, आपने उसको करंट मार्केट वैल्यू में डालना है। ये तीसरा वाल्यूएशन है, कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो, तब मैंने कल की वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने एक एग्जांपल ली थी। मैंने बोला था कि मेरी ये दुकान है मोबाइल फ़ोन की, मैंने 100 आईफोन हुई है, 8 आईफोन की कीमत 1 करोड़ रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये। और तो मतलब कि जब मैंने आईफोन लेने के लिए खर्चा दिया तो मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च दिया, क्योंकि 100 हुई है ना और 1 लाख का एक था। बट थोड़ी देर के बाद इसके प्राइजेस 8 आईफोन 1.2 लाख का हो गया। ठीक है, 1.2 लाख का हो गया। तो 1.2 लाख का जब हुआ तो अब मेरे पास मार्केट प्राइस के हिसाब से कितने की एसेट्स पड़ी हुई हैं? 1 करोड़ 20 लाख। तो अब अपनी बैलेंस शीट में मैं कितने की एंट्री करूँ? 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख, कितने की? देखिए, अब मटेरियलिटी कंसेप्ट तो इसमें आता ही नहीं है, उसको तो रहने ही दो। ठीक है, मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करो। तो उसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि प्ले सेफ। मैं उस कैंडिडेट का मैं शुरू अदा करना चाहता हूँ, इसने काफ़ी अच्छा कमेंट किया। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्ले सेफ, कि इन दोनों में से जो कम है उसको मानते चलो। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेगी 1 करोड़ रुपया, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट है। 1 करोड़ 20 लाख तब आता है जब मार्केट प्राइस के साथ आपने बताना है। तो अदर आपने करंट मार्केट वैल्यू में डालो तो 1 करोड़ 20 लाख आएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट में डालते तो 1 करोड़। कंजर्वेटिज्म में आए तो विच एवर इज लेस। तो क्या पता, जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी मार्केट प्राइस चढ़े रही, कभी कभी मार्केट प्राइस डाउन भी हो सकता है। आप देखते हो जैसे वैसे भी जब होता है मोबाइल फ़ोन्स का प्राइस इनिशियली थोड़ा इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज तक जाता है क्योंकि नए मॉडल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने मार्केट प्राइस में बताया है, तो इससे कौन सा प्रिंसिपल वाइलेट हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कमेंट सेक्शन में बताइए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्यों वाइलेट नहीं हुआ। मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्यों वाइलेट नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर आपको एक और अभी लेक्चर चाहिए इसी अभी चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जर्नल वगैरह पे मूव करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।